जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए फिफ्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स सेकंड का एग्जाम होने वाला है, जिसका पेपर कोड है ECO 306। एग्जाम आप लोगों का कब होगा? 11 दिसंबर को। ठीक है, चले 2023-24 शास्त्र का एक क्वेश्चन पेपर है। चले स्टार्ट करते हैं बिना देरी की आज के इस क्लास को। ठीक है, चले आप लोग देख सकते हैं आपका पेपर कोड है ECO 306 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सेकंड पार्ट है। ठीक है, चले अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है आपके व्हाट्सएप ग्रुप का। एग्जाम हो जाएगा तो आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चले इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, भुगतान संतुलन खाते के घटक हैं। भुगतान संतुलन खाते के जो घटक होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों होते हैं। ठीक है, पूंजी खाता और चालू खाता दोनों होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है पहले का। चलिए दूसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, व्यापार अवशेष व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? यानी ट्रेड बैलेंस रिफ्लेक्ट तो डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, व्यापार अवशेष व्यक्त करता है वस्तुओं के निर्यात एवं आयात के अंतर को। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है इसमें दूसरे का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इस क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, चले तीसरा प्रश्न है आपका, वस्तुओं के आयात एवं निर्यात को कहा जाता है। ठीक है, जो इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है सामान का, उसको क्या कहा जाता है? तो इसे आपका विजुअल ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, दृश्य व्यापार बोला जाता है। सी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर तीसरे का। चलिए चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। व्यापार घाटा तब होता है जब अच्छा आप ही बताइए, आपके व्यापार में घाटा कब होगा? जब आप ज़्यादा सामान खरीदेंगे और आपका सामान कम बिकेगा। ठीक है, यानी वस्तुओं का निर्यात वस्तुओं के आयातों से कम होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज लेस देन इम्पोर्ट्स ऑफ गुड। ठीक है, गुड्स ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन आपका राइट है चौथे का। प्रश्न नंबर पाँचवा आप लोगों का पूछा गया है, ऋणात्मक भुगतान संतुलन को सुधारने के लिए किए गए उपायों में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? विनिमय नियंत्रण, मुद्रा अवमूल्यन और आयात प्रतिस्थापन। ये सभी आपके ऋणात्मक भुगतान संतुलन को सुधारने के लिए किए गए ये सभी उपाय हैं। ठीक है, यानी द मेजर्स टेकन टू इम्प्रूव द नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड एक्सचेंज कंट्रोल, करेंसी डिवैल्यूएशन और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए छठा प्रश्न आपका क्या पूछा गया, भुगतान संतुलन खाते में हस्तांतरण भुगतान निम्नलिखित में से किस में सम्मिलित किया जाता है? तो यह आपके करंट अकाउंट में सम्मिलित किया जाता है, चालू खाते में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है छठे का। चले अच्छा, आज के इस क्लास में मैंने कुछ बुक्स से आपके प्रश्नों को रखा है इस क्लास में। ठीक है, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। बुक्स से कुछ प्रश्नों को रखा है, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे सर जी मेरे पास किताब नहीं है, बुक से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन उसको बता दीजिए, तो मैंने रखा है इस क्लास में आप लोगों के लिए। ठीक है, चले पहले आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। सातवां प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, भुगतान संतुलन के पूंजी खाते की मदें होती हैं। ठीक है, द आइटम्स ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आर। ठीक है, भुगतान संतुलन के पूंजी खाते की मदद कौन सी होती है? तो स्टॉक वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, स्टॉक चर होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे सर जी? तो देखिए स्टॉक चर क्या होते हैं? स्टॉक चर वे चर होते हैं जो किसी विशेष समय पर किसी चीज़ की मात्रा को मापते हैं। ठीक है, भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में ये चर देश की विदेशी संपत्ति और देनदारियों को दर्शाते हैं। उदाहरण के जैसे आप समझ सकते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और आधारिक भंडार के परिवर्तन स्टॉक चर। ठीक है, अच्छा प्रवाह चर क्या होते हैं सर जी? तो प्रवाह चर वे चर होते हैं जो एक निश्चित अवधि में होने वाली गतिविधियों को मापते हैं, जैसे कि निर्यात और आयात प्रवाह चर। ठीक है, अच्छा क्यों पूंजी खाते में स्टॉक चर होते हैं सर जी? तो पूंजी खाता देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि देश में विदेशों में कितना निवेश किया गया है, यानी यह दर्शाता है कि देश ने विदेशों में कितना निवेश किया है, हमारे देश ने विदेशों में कितना निवेश किया। ठीक है, और विदेशियों ने जो बाहर के हैं, विदेश के हैं, दूसरे देश, वो हमारे देश में कितना निवेश किए हैं। ठीक है, ये निवेश स्टॉक के रूप में होते हैं और एक विशेष समय पर मापे जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जैसे यहाँ पर डाउट भी क्लियर करना ज़रूरी होता है, नहीं तो कुछ बच्चे कहते हैं सर जी ऐसे क्वेश्चंस में लगभग 90% बच्चे सी ऑप्शन मार कर चले आते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से पढ़ करके जाइएगा आप सभी लोग। ठीक है,
चले अगला प्रश्न देखे हैं, 8वां नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, लेखांकन के किस मानक का प्रयोग भुगतान संतुलन लेखांकन करता है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम करता है, ठीक है, दोहरी प्रविष्टि प्रणाली। ये ऑप्शन आपका राइट है 8वें का। चलिए 9वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, विदेशी मुद्रा का अंतर्वाह भुगतान संतुलन खाते के किस पक्ष में दर्ज किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिकॉर्डेड ऑन वाइल साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका होता है क्रेडिट साइड में होता है, ठीक है, जमा पक्ष में होता है। ए ऑप्शन राइट है आपका 9वें का। चलिए 10वां प्रश्न देखिएगा क्या है, किस खाते का आय उत्पादन एवं रोजगार पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे करंट अकाउंट का, ठीक है, चालू खाते का। ए ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 10 का। चले अगला प्रश्न देखिएगा, 11वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, भुगतान संतुलन घाटे का मापन आधारित है, किस पर आधारित होता है। तो ये स्वायत्त लेन देन का, ठीक है, स्वायत्त लेन देन का, यानी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 12 आप लोगों का क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे, आईएमएफ से उधार लेना हिस्सा है चालू खाते का या फिर पूंजी खाते का। तो आईएमएफ से उधार लेना कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होता है, पूंजी खाते का हिस्सा होता है। ठीक है, आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 12 का। प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा गया है, विश्व बैंक का पूरा नाम है। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 13 का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आईएमएफ का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में, लंदन में, पेरिस में, वाशिंगटन डीसी में। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, डीसी में, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 14 का। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, देखें वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे 1944 में। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें ब्रेटन वुड्स जुड़वा है, किसका जुड़वा है, तो आईएमएफ का और आईबीआरडी का। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। इस प्रश्न को मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया है, तो आप लोग उस क्लास को भी जा करके देख लेंगे। ठीक है, चले गैट का उद्देश्य था, गैट का उद्देश्य क्या था, तो देश के बीच संरक्षणात्मक प्रतिबंधों को कम करना। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 17 का। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्या पूछा गया है, TRIPS एवं TRIMS निम्नलिखित में से किससे संबंधित रहे हैं, प्रेस्टन प्रस्ताव से या फिर ब्रेटन वुड्स प्रस्ताव से या फिर डंकन प्रस्ताव से। बिल्कुल देखें, ये दोनों आपके डंकन प्रस्ताव से सम्मिलित थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो इसके बारे में मैं बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा, जो डंकन प्रस्ताव है व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता यानी GATT गैट। ठीक है, गैट के 8वें दौर यानी उरुग्वे दौर की वार्ताओं में गतिरोध के बाद पेश किए गए प्रस्तावों का एक समूह था। ठीक है, इसे डंकन ड्राफ्ट या डंकन टेस्ट भी कहा जाता है। इसे दिसंबर 1991 में तत्कालीन गैट महानिदेशक आर्थर डंकन ने पेश किया था। डंकन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और यह विश्व व्यापार संगठन WTO का नींव बना। ठीक है, WTO का ध्यान रखेंगे। ठीक है, डंकन प्रस्ताव। 19 नंबर प्रश्न है, अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है। तो अंकटाड का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डी ऑप्शन राइट है। इस प्रश्न को भी मैंने बताया था आपको। 20 नंबर प्रश्न क्या है, दक्षिण दक्षिण सहयोग का अर्थ है। दक्षिण दक्षिण सहयोग का अर्थ होता है एक विकासशील देश से दूसरे विकासशील देश में संसाधनों का प्रवाह। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 आप लोगों का पूछा गया है, विश्व का उत्तर दक्षिण विभाजन किस मापदंड पर आधारित है, संस्कृति पर, आदर्श पर, आर्थिक विकास पर या राजनैतिक विचारधारा पर। तो ध्यान रखिएगा, जो विश्व का उत्तर दक्षिण विभाजन है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, आर्थिक विकास के मापदंड पर आधारित है। सी ऑप्शन आपका राइट है 21 का। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, देशों के बीच तीव्र एकीकरण या
अंतर संबंध को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वैश्वीकरण का परिणाम है, ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट क्या है बताने का प्रयास करेंगे। देखें, उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा, ठीक है, ग्रेटर कंपटीशन एमंग प्रोडक्टर्स, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 23 का। चले 24 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, वैश्वीकरण ने नए अवसर सृजित किए हैं, रोजगार का, उभरती बहुराष्ट्रीय कंपनियों को और सेवाएं उपलब्ध कराने का, ये सभी है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है, एफडीआई यानी एफडीआई का पूरा नाम क्या है? तो एफडीआई का पूरा नाम है क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसीलिए जो छोटे छोटे चीज़ें हैं मैं उन सभी को बताते चलता हूं, ठीक है। देखिए, भुगतान संतुलन घाटे को ठीक करने के लिए उचित व्यय स्विचिंग नीति है। कौन सी स्विचिंग नीति है? डिवैल्यूएशन, ठीक है, अवमूल्यन। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 26 का। प्रश्न नंबर 27 क्या है, मार्शल लेनर शर्त पर मुद्रा मूल्यह्रास के प्रभाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो रिलेटिव प्राइसेस से, ठीक है, सापेक्ष कीमतों से या फिर सापेक्ष कीमतें से। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 27 का। चलिए प्रश्न नंबर 28 क्या है, भुगतान संतुलन में आपातकालीन ह्रास के उपरांत दीर्घकालीन सुधार को निम्न में से कौन व्यक्त करता है? तो यह आपका जे वक्र प्रभाव, बी ऑप्शन आपका राइट है, जे वक्र प्रभाव व्यक्त करता है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 29 आप लोगों का पूछा गया है, यदि निर्यातों की लोच ई एक्स तथा आयातों की लोच ई एम हो तो मार्शल लर्नर शर्त के अनुसार अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने में प्रभावी होगा जब, तो जब ई एक्स प्लस सी एम ग्रेटर देन 1, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन विधि से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं संबंधित है? तो इसमें देखें, अवशोषण उपागम और आपका इसमें जो है मटजलर विरोधाभास, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। 100% जहाँ तक मैं श्योर हूँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। अगला प्रश्न है, किसी विदेशी मुद्रा के रूप में एक देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में नीति निर्देशित सप्रयास कमी को कहते हैं। क्या कहा जाता है? डिवैल्यूएशन कहा जाता है, अवमूल्यन। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन करता है तो इसका यह प्रभाव होता है कि, क्या प्रभाव होता है? तो आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टली एंड एक्सपोर्ट बिकम चीप। चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया, भुगतान शेष के संतुलन में कीमत समायोजन क्रांतिक रूप से निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो मांग एवं पूर्ति दोनों फलनों की लोच पर। सी ऑप्शन आपका राइट है, सप्लाई एंड डिमांड फंक्शंस बोथ, ठीक है। चलें दोनों फलनों पर ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 34 आप लोगों का पूछा गया है, चुंगी संघ का आंशिक संतुलन यानी पार्टियल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ कस्टम्स यूनियन, ठीक है। चुंगी संघ का आंशिक संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? वाइनर ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखिएगा, 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी व्यापार में आंतरिक तथा बाह्य संतुलन को एक साथ प्राप्त करता है? कौन प्राप्त करता है? फ्लेमिंग मुंडेल प्रारूप। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का। चले अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अवशोषण विधि के प्रतिपादक हैं, तो इसका हमें राइट आंसर नहीं मिला दोस्तों। मैंने बहुत खोजा, ठीक है, बुक्स में भी बहुत खोजा, इंटरनेट पर भी बहुत खोजा, ये कहीं भी मुझे ठीक से समझ में ही नहीं आ रहा था, ठीक है। कई लोगों के नाम इसमें इंक्लूड हो रहे थे, तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रश्न नंबर 36 का उत्तर कौन सा होगा, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकूल भुगतान संतुलन में सुधार करने का मौद्रिक साधन नहीं है? तो इसमें जो आपका इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, आयात प्रतिबंध है, ये आपका, ठीक है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन में सुधार करने का मौद्रिक साधन नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए प्रश्न नंबर 38 पूछा गया है, अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में किसी देश की मुद्रा को कीमत को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे विदेशी, ठीक है, विदेशी विनिमय दर कहते हैं, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, अवमूल्यन किस प्रणाली के अंतर्गत होता है? ठीक है, डिवैल्यूएशन, ठीक है, डिवैल्यूएशन टेक्स प्लेस अंडर विच सिस्टम, अवमूल्यन किस प्रणाली के अंतर्गत होता है? तो ये आपका स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत होता है, ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंतर्गत। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, तिरती विनिमय दर प्रणाली को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, कैसे जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है स्वतंत्र विनिमय दर प्रणाली के रूप में और लचीली विनिमय दर प्रणाली के रूप में, यानी फिक्स फ्री, ध्यान रखिएगा फ्री है, ठीक है, फिक्स्ड नहीं है। फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम दोनों के नाम से, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या है, जब विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ती है तो संतुलित विनिमय दर, यानी व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट विल, तो क्या होगी? तो ये जो इसका रेट होगा यह फॉल हो जाएगा, यानी गिर जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, जब विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ती है तो संतुलित विनिमय दर गिरेगी। चलिए प्रश्न नंबर 42 है, 42 नंबर, विदेशी विनिमय की मांग एवं विनिमय दर में क्या संबंध है? ठीक है, विदेशी विनिमय की मांग एवं विनिमय दर में क्या संबंध होता है? तो देखें यहाँ पर आपका इनके बीच में धनात्मक भी हो सकता है और आपका, ठीक है, इसमें प्रत्यक्ष और धनात्मक दोनों भी हो सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो सकता है और ओनली सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसका राइट आंसर, अब मुझे जहाँ तक उम्मीद है सी ऑप्शन आपका इसमें 100% करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले, माने यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट, ये पॉजिटिविटी है, ठीक है, क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, पॉजिटिविटी नहीं पॉजिटिव है, धनात्मक हो सकता है और यहाँ पर दोनों भी हो सकते हैं, डायरेक्ट और पॉजिटिव दोनों, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 43 क्या है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ठीक है, यानी पूछा गया है आपका पर्सिंग पावर ऑफ पार्टी थ्योरी इज, तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो गस्टव कैसल हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। इसको मैंने बुक्स में भी आपका ये प्रश्न दिया गया है, इसको मैं अभी फिर से बताऊंगा, ठीक है। देखें, स्वर्णमान व्यवस्था के अंतर्गत यदि संतुलन विनिमय दर में ऊपरी सीमा के ऊपर वृद्धि होती थी तो क्या है, तो स्वर्ण का निर्यात प्रोत्साहित होता था या फिर स्वर्ण का आयात प्रोत्साहित होता था, इन दोनों में से कोई एक होगा, 100% गारंटी है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है, 45 नंबर प्रश्न है, तिरती विनिमय दर निर्धारित होती है, ठीक है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इन डिटर्मिनेड बाई, तो तिरती विनिमय दर निर्धारित होती है, किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो मार्केट फोर्स के द्वारा, ठीक है, बाजार शक्तियों के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 45 का। प्रश्न नंबर 46 पूछा गया है, जब घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विनिमय दर बढ़ती है तो क्या होता है? निर्यात महंगे हो जाते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, एक्सपोर्ट बिकम्स डीर, DEAR, ठीक है। हेजिंग का अर्थ है, हेजिंग का अर्थ होता है विदेशी विनिमय जोखिम को पाटना या फिर उसे घटाना, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। प्रश्न नंबर 48 क्या पूछा गया, भारतीय रुपए की परिवर्तनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें यह चालू खाते पर परिवर्तनीय है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इट इज कन्वर्टेबल ऑन करेंट अकाउंट, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, जब छोटा छोटा रहता है ठीक से दिखाई नहीं देता है। चलिए, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, तो इसका कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी एम्प्लॉयज़, बताइए रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या होता है? तो रुपए को अन्य मुद्राओं में बदलने की स्वतंत्र अनुमति तथा इसका विलोम। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 49 का। चलिए, इसमें मैंने और सारे प्रश्न भी रखे हैं आपकी किताबों से, ठीक है, तो वो सब भी आप लोग देख करके जाइएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है।
देखें, यदि किसी देश के चालू खाते में घाटा है तो ऐसे घाटे को वित्त पोषित किया जा सकता है। तो कैसे? अंतर्राष्ट्रीय स्रोत से विदेशी मुद्रा उधार लेकर के। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 का बोरोइंग फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एन इंटरनेशनल सोर्सेस। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन आपका यहाँ राइट है। चले अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है आपका। चलिए देखते हैं, इसमें आपका प्रश्न पूछा गया है, देश का भुगतान संतुलन अनुकूल है तो इसका अर्थ है कि विदेशी विनिमय की मांग जो होगी इसकी पूर्ति से कम होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया है? गस्टव कैसल ने। ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया, इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें क्या पूछा गया है, लोचदार विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल, विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा। ठीक है, चले इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, नॉन टैरिफ बाधाओं में क्या क्या सम्मिलित हैं? नॉन टैरिफ बाधाओं में कोटा और प्रतिबंध ये दोनों आपके सम्मिलित होते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नॉन टैरिफ बाधाओं के प्रकार हैं, नॉन टैरिफ बाधाओं के कितने प्रकार होते हैं? तो संरक्षणवादी नीतियां होती हैं और सहायक नीतियां होती हैं और इसमें गैर संरक्षणवादी नीतियां भी होती हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखें अगला प्रश्न है, इसमें नॉन टैरिफ बाधाओं के उदाहरण हैं, क्या उदाहरण है बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। आयात जमा है, सेंसरशिप है और स्थानीयकरण की आवश्यकता है, ये सभी है, डी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है आपका। देखिए, प्रशुल्क से आशय है, प्रशुल्क से आशय क्या है बताने का प्रयास करेंगे। तो वस्तुओं पर लगाए गए आयात करों से। ठीक है, प्रशुल्क का आशय क्या होता है? वस्तुओं पर लगाए गए आयात करों से। अगला प्रश्न क्या है, वह शुल्क या कर जो वस्तु के माप तौल तथा संख्या के आधार पर लगाया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? विशिष्ट शुल्क कहा जाता है। ठीक है, यह भी प्रश्न आपका 2024 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, प्रशुल्क के फलस्वरूप। तो प्रशुल्क के फलस्वरूप वस्तु की कीमत बढ़ती है, आयात कम हो जाते हैं और स्वदेशी उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न है, एक देश द्वारा आयात शुल्क लगाए जाने पर उस देश में उपभोक्ता की बचत बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या उपर्युक्त तीनों संभव है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल घटती है। ठीक है, एक देश द्वारा आयात शुल्क लगाए जाने पर उस देश के उपभोक्ता की बचत घटती है। चलिए इसमें अगला प्रश्न क्या है, भारत में निर्यातोन्मुख औद्योगिक इकाइयों में विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति दी गई, कितना प्रतिशत दिया गया है? 100%। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विदेशी पूंजी में सम्मिलित किया जाता है विदेशी सहायता, व्यापारिक ऋण, विदेशी निवेश या ये सभी? विदेशी पूंजी में क्या सम्मिलित किया जाता है? विदेशी पूंजी में ये सभी सम्मिलित किया जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में 2022-23 में कुल विदेशी निवेश का अंतर प्रवाह था, कितना था बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल 70.97 बिलियन डॉलर, ये ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें क्या पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक एफडीआई का हिस्सेदारी है जापान का, अमेरिका का, मॉरिशस का या फिर चीन का? तो मॉरिशस का एफडीआई में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है भारत में। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, नरम आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया गया, कब किया गया था? 1985 में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न इसमें क्या है, ध्यान से देखेंगे, दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या है? तो विकासशील देशों का संवाद है। ठीक है, ये भी आपने क्वेश्चन पेपर में देखा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, दक्षिण दक्षिण संवाद का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो गरीब विकासशील देशों में सहयोग और अल्प विकसित देशों में विकास। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भौगोलिक आधार पर विश्व के कितने गोलार्धों में विभाजित है? भौगोलिक आधार पर विश्व के कितने गोलार्धों में विभाजित है? 2, 3, 4 या फिर 5?
तो बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे। अगला है उत्तर दक्षिण संवाद के प्रयास हैं 6, 8, 7 या फिर 9। उत्तर दक्षिण संवाद के प्रयास हैं, कितने प्रयास हैं? 7 प्रयास हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसमें अगला प्रश्न पूछा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो देखें 1992 दो दिया है, लेकिन महीनों का नाम यहाँ पे चेंज है, इसीलिए मैं आपको डेट के साथ बताता हूँ कि डेट अगर याद रहेगा तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जून 1992 है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। देखें विश्व व्यापार संगठन ने विधिवत कार्य शुरू किया, कब शुरू किया था? तो ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 1995 को, ये प्रश्न मैंने अभी आपको पढ़ाया है, सी ऑप्शन आपका राइट है। WTO का दोहा सम्मेलन हुआ, कब हुआ था? 2001 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे 2001 में, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ, कब हुआ था? 2022 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। विश्व व्यापार संगठन WTO का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो राष्ट्रों के बीच निष्पक्ष और पूर्वानुमेय व्यवसाय सुनिश्चित करना, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना से पहले किस संगठन ने कार्य किया था? तो इसके पहले टैरिफ और व्यवसाय संबंधी सामान्य करार, ठीक है, GATT यानी गैट, ठीक है। चले देखिए गैट समझौता लागू हुआ 1948 में, जनवरी 1948 में गैट समझौता लागू हुआ था, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है गैट के सिद्धांत हैं, गैट के सिद्धांत क्या हैं? तो विभेदात्मक नीति समाप्ति, गैर प्रशुल्क बाधाओं की समाप्ति, ठीक है, व्यापार संबंधी विवादों का परस्पर सहमति से निपटारा, ये सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्या है? डंकल प्रस्ताव रखा गया था, डंकल प्रस्ताव कब रखा गया था? 1991 में, दिसंबर 1991 में डंकन प्रस्ताव रखा गया, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें उरुग्वे राउंड में सम्मिलित विषय थे, क्या सम्मिलित विषय थे इसमें? तो कृषि व सेवा, विदेशी विनिमय विनियोग का नियमन और बौद्धिक संपदा अधिकार, ये सभी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है, ठीक है। चले इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया है गैट का अस्तित्व समाप्त हुआ, कब हुआ था? दिसंबर 1995 में, जनवरी 1995 में या अगस्त 1996 में? गैट का अस्तित्व समाप्त हुआ दिसंबर 1995 में, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ध्यान रखेंगे महीनों का नाम याद रखिएगा, यह बात ध्यान है, ठीक है। चलें अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 1966 में, 1967 में, 1968 में या 69 में? एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना वर्ष है ये कब हुई थी, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल 1966 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है इसमें आपका। अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक के कार्य हैं, इसके कार्य क्या हैं? तो इसके कार्य हैं पूंजी विनियोजन करना, तकनीकी सहायता प्रदान करना, विकास नीतियों में सहयोग देना, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखें विश्व बैंक की स्थापना हुई ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, शिकागो सम्मेलन में या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, या इनमें से कोई नहीं? विश्व बैंक की स्थापना किस में हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुई थी भैया, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? पुनर्विकास के लिए ऋण देना, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है भारत विश्व बैंक का सदस्य बना, भारत जो है विश्व बैंक का सदस्य कब बना था? 1945 में, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। चले अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या है? विश्व बैंक सदस्य देशों को ऋण देता है, विश्व बैंक जो है वो सदस्य देशों को ऋण देता है, तो अपने कोष से देता है और उधार ली गई पूंजी से में से देता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर इसमें अगले का, ठीक है। वही देश विश्व बैंक का सदस्य देश हो सकता है जो सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हो, गैट का हो या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का हो या अंकटाड का हो, बताइए, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, ठीक है, वही देश विश्व बैंक का सदस्य हो सकता है।
जो सदस्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हो। ठीक है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। देखें, मुद्रा कोष की स्थापना हुई, मुद्रा कोष की जो स्थापना है वह 1944 में हुई थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा कोष का प्रमुख उद्देश्य है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है मुद्रा कोष का? तो अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना और विनिमय नियंत्रण को बढ़ाना। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। मुद्रा कोष देती है, मुद्रा कोष क्या देती है? संकटकालीन ऋण देती है, ठीक है, मौसमी ऋण देती है और अस्थायित्व ऋण देती है। ये सभी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। जब कोई देश मुद्रा कोष के ऋणों को चुकाता है तो उसे कहते हैं पुनः क्रय कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी क्या ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में? बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि किताब से कई सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक समायोजन सुविधा मुद्रा कोष द्वारा उपलब्ध की गई वर्ष किस वर्ष में की गई? तो 1986 में की गई थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। भारत मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य बना, कब बना था, किस सन में बना था? 1945 में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखेंगे। चले अगला प्रश्न क्या है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थव्यवस्था को सहायता देता है। कैसे सहायता देता है? तो अस्थायी संतुलन को दूर करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है क्योंकि विशिष्टीकरण साधनों का आवंटन अनुकूलतम बना देता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, दो देशों के बीच लागत अनुपात का बढ़ावा अंतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ को बढ़ाता है, घटाता है या प्रभावित नहीं करता है? तो यह बढ़ाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। इसमें अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ओलियन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक मात्रा में लाभ उन देशों को होता है जहां आरंभ में साधनों की कीमतें कम होती हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, देश का आंतरिक लागत ढांचा विश्व विनिमय अनुपात से जितना अधिक असमान होगा, व्यापार का जो लाभ है वो उतना ही अधिक होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। जल्दी मिलते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।